हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर जॉब स्टडी में। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले एक वीडियो में हमने काफ़ी पॉइंट को कवर करा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। और प्रीवियस वीडियो में हमारा एक पॉइंट रह गया था ताम्रपाषाण काल, और सारे काल को मैंने कवर करा दिया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ताम्रपाषाण काल क्या होता है। तो ताम्रपाषाण काल वो होता है जिस काल का मानव पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपयोग का प्रयोग करने लगा था, और उसी काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और तांबे से अधिक मजबूत यहाँ कांसे के औजारों का उपयोग, लेखन कला का ज्ञान, नगर शहरों में रहने वालों को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। इसके नामकरण की अगर बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधो सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इस सभ्यता का प्रथम जो खोज हुआ था, इस सभ्यता का खोजा गया स्थल हड़प्पा है, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? ये रावी नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पर इस सभ्यता का खोज किया गया था। इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज एवं उत्खनन कार्य किया गया, जैसे मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, आमरी, कोटदीजी, आली मुराद आदि, सभी सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। और पुराविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। कालांतर में इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी से बाहर अन्य क्षेत्रों में पाए गए, जैसे सरस्वती घाटी, यमुना घाटी, गोदावरी घाटी। अतः ये नाम अनुपयुक्त हो गया, क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है। तब पुराविदों ने इस सभ्यता के प्रथम खोजे गए स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। क्योंकि यह इतिहास की परंपरा का पालन करता है, यह नाम सभ्यता का उपयुक्त नाम है, क्योंकि किसी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता है। सीमा निर्धारण के एवं क्षेत्र के विस्तार के रूप में बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तीनों देशों में हुआ। और इस सभ्यता के जो सर्वाधिक पुरास्थल भारत से ही प्राप्त हुए हैं। और इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, से लेकर पूरब में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगभग 1600 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और बात करें आगे तो उत्तर में मांडा है, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र से लगभग 1400 किलोमीटर क्षेत्र में है, लंबा है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इस सभ्यता का विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हुआ। पाकिस्तान में पंजाब, पश्चिम पंजाब, सिंधु में बलूचिस्तान प्रांत से में अफगानिस्तान में हुआ। सर्वाधिक पुरास्थल सरस्वती नदी घाटी में पाए गए। किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पुरास्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। और इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट भी है। आइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की भौगोलिक स्थिति चार्ट में देखते हैं, चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर स्थल के नाम की, तो हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान, पंजाब, पश्चिम पंजाब, मोंटगोमरी, साहिवाल देश प्रांत जिला जहाँ पर ये। और नदी कौन सी है? रावी नदी के तट पर। और इसकी खोज हुई थी 1921 में। खोजकर्ता या उत्खननकर्ता की बात करें तो वो हैं दयाराम साहिनी एवं माधव स्वरूप वत्स। और क्या है इसका फैक्ट? तो अगर इसके हम अन्य फैक्ट की बात करें तो श्रमिक आवास, यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है? श्रमिक आवास मिला है, वृत्ताकार चबूतरे और भट्टियाँ मिली हैं, खंडों में अन्नागार, सोने का बना हार, प्रसाधन बॉक्स, पाउडर, काजल, डिबिया, गधे का प्रमाण, तांबे से बना पैमाना और 11 हृदयाकार मनका आदि ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मिली वस्तुएं हैं। मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, पाकिस्तान सिंध लरकाना जिले में स्थित है ये। सिंधु, इसकी जो नदी के तट पर इसकी खोज हुई 1922 में। राखल दास बैनर्जी उत्खनन कार्य जो किया था मार्शल द्वारा। यहाँ से क्या मिला है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो यहाँ से मिला है क्या? विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, सभा भवन,
पुरोहित आवास, मृतकों की गली, गोमेद, मनके से बना हार, चांदी की अंगूठी, चांदी के डिब्बे में लाल कपड़े का साक्ष्य, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, पत्थर निर्मित योगी की मूर्ति, सीप बना पैमाना, एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता और आदि शिव, ये यहाँ से साक्ष्य मिले हुए हैं। चंदूदड़ों की बात करें अगर, तो चंदूदड़ों जो कि पाकिस्तान सिंध नवाबशाह प्रांत में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पर खोज हुई इसकी 1934 में NG मजूमदार के द्वारा खोज करता है ये। और गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिला यहाँ से, लिपस्टिक, वक्राकार ईंट, एक ईंट पर कुत्ते बिल्ली के पैर के निशान, मानो के, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चंदूदड़ों से प्राप्त हुई हैं। रोपड़ की बात करें जो आधुनिक नाम रूपनगर है, ये भारत के पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। 1950 में इसकी खोज हुई और उत्खनन 1953 में हुआ था। बीबी लाल शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा और बीबी लाल के जो है खोज करता है इसके। मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है यहाँ से। बनावली, आइए दोस्तों बनावली देखते हैं। तो बनावली की बात करें तो ये भारत के हरियाणा के हिसार जिले में है, सरस्वती नदी के तट पर। 1973 में इसकी खोज हुई थी RS विष्ट के द्वारा। एक मकान में वाश बेसिन का प्रमाण मिला, खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल, उत्तम किस्म का जौ यहाँ से मिले हैं। राखीगढ़ी भारत हरियाणा के जींद जिले में है और इसका जो 1969 में खोज हुआ था सूरजभान एवं भगवान दास के द्वारा। भारत का सर्वाधिक बड़ा पुरास्थल है ये। कालीबंगा क्या है, तो कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान में है, गंगानगर में, घग्गर नदी के किनारे। 1953 में इसकी उत्खनन हुआ, 1961 में, और अमलानंद घोष और बीबी लाल एवं BK थापर के द्वारा इसकी खोज हुई। और हल से जुते हुए खेत का निशान, एक ही खेत में 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंट के प्रमाण मिले हैं और मिट्टी का बना पैमाना मिला है, अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। लोथल की बात करें तो ये भारत के गुजरात अहमदाबाद में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे। 1954 में इसकी खोज हुई थी और SR राव के द्वारा। अन्नागार, गुड़िया मनके बनाने का कारखाना, रंगोई कुंड, गोंदीवाड़ा, हाथी दांत से निर्मित पैमाना, अग्निवेदिकाएँ, पत्थर निर्मित चक्की के 2 पार्ट, गोरिल्ला की मूर्ति, ये सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। धौलावीरा जो कि भारत गुजरात कच्छ में है, मानहर एवं मानसर नदी के तट पर। 1967 में इसकी खोज हुई थी, उत्खनन 1990 में हुआ। खोज करता है इसके JP जोश, RS विष्ट हैं। जलाशयों का प्रमाण मिला है, सोने की अंगूठी मिली है, सूचना पट्ट का प्रमाण और स्टेडियम, इतनी सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब हम देखेंगे इसी में नगर नियोजन कैसा था। नगर नियोजन की बात करें तो सामान्य जो इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों नगर नियोजन की, तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। ऐसे प्रतीत होते हैं कि संपूर्ण नगर किसी संस्था के निर्देशानुसार ही बनाए गए हैं और सड़कें जो है सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। और सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। पुराविदों ने इसे राजपथ प्रथम सड़क की संज्ञा दी। सामान्यतः मकानों में 4 या 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं, कुछ बड़े घरों में शौचालय बनाए जाते थे। ऐसे नगर नियोजन के साक्ष्य मिले हैं। सामान्यतः मकान के जो दरवाजे हैं मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, जबकि अन्य स्थलों में ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग मिला है। मात्र कालीबंगा से जो है अलंकृत ईंट का प्रमाण मिलता है। प्रमुख नगरों की विशेषताएं क्या थी, तो हड़प्पा नगर जो है 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र और पूर्व में निचला नगर था। दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तर में एक टीले के उत्खनन से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मजदूरों को रहने के लिए श्रमिक बस्ती, कुल 15 मकान प्राप्त हुए हैं। इसी के पास से 16 भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें कोयले और कंडे की राख मिली है। पुराविदों ने इसे तांबा गलाने का कारखाना माना है।
और यहीं से पकी ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिनके मध्य में एक गड्ढा है। गड्ढे में गेहूं, जौ एवं राख के साक्ष्य मिले हैं। तो ये तो हो गई हड़प्पा से मिली विशेष नगर की विशेषताएं क्या थी। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का नगर जो है 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र, पूर्व में निचला नगर था। दुर्ग क्षेत्र से अनेक सार्वजनिक इमारतें प्राप्त हुई हैं। विशाल स्नानागार, ये पकी ईंटों से निर्मित थी, जो कि पकी ईंटों से निर्मित सभ्यता की सबसे सुंदर ये कृति थी। ये पूरी इमारत 180 फीट लंबी, 108 फीट चौड़ी है। इसके मध्य में एक तालाब है जिसका आकार है 11.89 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। तालाब में तल तक पहुंचने के लिए उत्तर या दक्षिण की दिशा में सीढ़ियां बनी थी। तालाब के दक्षिण पश्चिम में एक नाली थी जिसमें से तालाब का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। विशाल अन्नागार क्या है, तो ये मिला हुआ मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार 45.71 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा है। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया गया है। अन्नागार में कुल 27 प्रकोष्ठ बने हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा ये अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से मिला पुरोहित आवास क्या है। विशाल स्नानागार के पास से एक विशाल इमारत का प्रमाण मिला है जो 70.1 मीटर लंबा है और 23.77 मीटर चौड़ा है। चंदनोदड़ो सामान्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं और वक्राकार ईंट का प्रमाण मिला है। यहाँ से गुरिया मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। लोथल, इसे लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र में एक पूरब में निचला नगर था। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र निचला नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। लोथल से गुरिया मनका बनाने का कारखाना मिला है और यहीं से एक रंगाई कुंड का प्रमाण मिला है। लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे। लोथल के निचले नगर के पूर्व में एक डाक यार्ड यानी गोंदीवाड़ा प्राप्त हुआ। ये पकी ईंटों से निर्मित है। इसका आकार 218 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर गहरा है। तो यहाँ पर हमने लोथल को कवर कराया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे धौलावीरा पॉइंट से धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली। कंप्लीट प्राचीन भारत के इतिहास को हम चैप्टर वाइज दोस्तों कवर कराने वाले हैं, जो कि NCERT पैटर्न है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी शिक्षक भर्ती के लिए, UPPCS, UPSC सभी लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।